अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 11 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉडल्स के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम कोडिग्नेटर 4 के अंदर मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा किस तरीके से हम इन मॉडल्स की मदद से CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो कोडिग्नेटर 4 के अंदर मॉडल्स की मदद से हम डेटाबेस के किसी भी टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस टेबल पर कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोडिग्नेटर के अंदर जो मॉडल्स हैं वो हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी स्टैंडर्ड क्यूरीज़ को या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज़ को भी रन करने में काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो कोडिग्नेटर 4 के मॉडल्स हैं उनकी मदद से हम डेटाबेस के साथ ऑटोमेटिक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हमें बार बार कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ता है और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। जबकि कोडिग्नेटर 4 के मॉडल्स की मदद से हम ऑटोमेटिक डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक CRUD के ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड, ये फंक्शंस भी हम ऑटोमेटिकली यूजिंग सम बिल्ट इन फंक्शंस जो मॉडल्स के साथ हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मॉडल्स जो हैं वो इन मॉडल वैलिडेशन का फीचर भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि हम मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए जो डाटा है उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, ताकि जब भी वो डाटा मॉडल के ज़रिए हम गेट करें या उसको सेट करें या अपडेट करें तो वो प्रॉपर वैलिडेशन के साथ डेटाबेस के उस टेबल के अंदर जाकर इंसर्ट हो। उसके साथ साथ हमें जो मॉडल्स हैं वो ऑटोमेटिक पैजिनेशन का फीचर भी प्रोवाइड करते हैं। आप अगर PHP में कोडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम डेटाबेस के टेबल्स के अंदर पैजिनेशन लगाते हैं, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है और हम उसको पर पेज डिफरेंट तरीके से शो करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम पैजिनेशन को यूज़ करते हैं। तो ये जो डेटाबेस के मॉडल्स हैं ये हमें ऑटोमेटिक एक मेथड प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें पैजिनेशन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिग्नेटर 4 के अंदर हम किस तरीके से मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन, फीचर्स और इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल कंप्लीट देखा हो तो उसमें मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ऐप के फ़ोल्डर के अंदर हमें काफ़ी सारे फ़ोल्डर मिलते हैं, और जिसमें हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में कोडिंग कंट्रोलर्स और व्यूज़ के फ़ोल्डर्स को डिस्कस किया था और देखा था किस तरीके से हम कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। और फिर कंट्रोलर्स के अंदर हमने डेटाबेस के कुछ क्यूरीज़ परफॉर्म की थी, जिसमें हमने बेस कंट्रोलर के अंदर कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्टेड DB का वेरिएबल क्रिएट किया, जिसको हमने फिर अपने होम कंट्रोलर के अंदर यूज़ किया। अब ये भी तरीका ठीक है, आप इस तरीके से भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं बगैर मॉडल्स को क्रिएट किए हुए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि जो मॉडल्स हैं कोडिग्नेटर 4 के अंदर वो हमें काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारे अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी जो हेडेक है उससे बच जाते हैं। जैसे अगर इस नॉर्मल क्यूरी में हम देखें तो हम वैलिडेशन करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होंगी। यहाँ पर हमें इफ़ देन एल्स की स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी, फिर चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी हेडेक जो है ये कोडिग्नेटर का जो मॉडल का फीचर है वो खुद ब खुद ले लेता है, और हमें सिर्फ उसको कुछ हिंट्स देने होते हैं कि भाई ये हिंट्स हैं, तो उनको फिर वो वैलिडेट करेगा खुद ब खुद। तो इस ऐप फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पर एक मॉडल्स का फोल्डर भी मिलता है। इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वे है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसी मॉडल्स के अंदर ही क्रिएट करें मॉडल्स को, इसी कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करें कंट्रोलर्स को, या इसी व्यूज़ के अंदर व्यूज़ को क्रिएट करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप नेम स्पेस को प्रॉपरली यूज़ करते हुए इनको किसी भी फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कोडिग्नेटर 4 हमें ये एक स्टैंडर्ड तरीका प्रोवाइड करता है कि जो मॉडल्स का फोल्डर है उसके अंदर ही आप मॉडल्स क्रिएट करें।
तो इससे पहले लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हम माइग्रेशंस को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर डेटाबेस के अंदर हमने कुछ माइग्रेशंस क्रिएट की थी, 4 माइग्रेशंस क्रिएट की थी और जो सेशन वाली माइग्रेशन है वो मैंने रिमूव कर दी थी। तो यहाँ पर यूज़र्स के टेबल में हमने यहाँ पर ये देखिए ये फील्ड्स क्रिएट की थी। तो इसी तरीके से पोस्ट के जो मॉडल हैं उनके अंदर भी मैंने फील्ड्स क्रिएट कर दी हैं, ये देख सकते हैं। आप इनको पॉज करके या खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, सारी फील्ड्स आलमोस्ट सेम है। सो कैटेगरीज़ का भी हमने बनाया हुआ है ताकि हम एक छोटा सा बिलॉगिंग सिस्टम भी क्रिएट करें। तो इसमें कैटेगरीज़ है, पोस्ट है, प्रोफाइल है और यूज़र्स है। हमने यहाँ पर कमेंट्स सेक्शन को नहीं रखा, वो हम आगे देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने प्रोफाइल्स और कैटेगरीज, पोस्ट और यूज़र्स के टेबल को माइग्रेशंस को क्रिएट कर लिया, उनके अंदर फील्ड्स को। उसके बाद मैंने ये माइग्रेशन रन कर दी और हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर ये चारों के चारों टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने इन 4 टेबल्स के मॉडल्स क्रिएट करने हैं, तो वो हम मॉडल्स के अंदर क्रिएट करेंगे इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर पहली फाइल हम क्रिएट करेंगे यूज़र model.php। तो ये यूज़र मॉडल है, ये नाम इस तरीके से रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, बट दैट इज़ अ स्टैंडर्ड वे। तो इसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्लास। सबसे पहले हमें इसकी नेम स्पेस बतानी है, तो ये नेम स्पेस app/models है। मतलब हमें पता चल जाएगा कंपोज़र को कि ये हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है और वो इसको ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने करना है यूज़ CodeIgniter/मॉडल को। तो ये हमारे पास बेसिक क्लास है मॉडल की, जिसको हम यूज़ करेंगे और एक्सटेंड करेंगे और क्रिएट करेंगे यूज़र मॉडल की क्लास को, लाइक दिस यूज़र मॉडल एक्सटेंड्स मॉडल। तो ये हमने एक यूज़र मॉडल सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब इस मॉडल को स्पेसिफिक डेटाबेस, स्पेसिफिक टेबल से कनेक्ट करने का एक तरीका है। सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि ये किस ग्रुप का मॉडल है, मतलब किस ग्रुप के डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मॉडल्स पे अगर आता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि ये model.php कहाँ पर क्रिएटेड है। तो ये मैंने PHP एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है PHP कंपेनियन के नाम से। तो यहाँ पर ये हमारे पास मॉडल की क्लास है जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बताना होता है प्रोटेक्टेड मॉडल का टेबल नेम। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको नेम दूंगा, जो भी नेम यहाँ पर मैं दूंगा तो उसी डेटाबेस के अंदर से वो उसी नेम को, उसी टेबल को फाइंड करेगा। नेक्स्ट इसमें प्रोटेक्टेड प्राइमरी की इज इक्वल टू ID। अभी हम ऑलरेडी ID ही को यूज़ कर रहे हैं एज अ प्राइमरी की। अगर हमारी प्राइमरी की डिफरेंट होगी तो हम यहाँ पर उसको डिफरेंट कर लेंगे। फिलहाल हम इसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसको हम डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट इंसर्ट ID, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने दें। फिर हमारे पास DB ग्रुप। अगर मैं DB ग्रुप यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो मुझे बताना होगा कि किस DB ग्रुप को हमने यूज़ करना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट और टेस्ट्स के नाम से 2 हमारे पास DB ग्रुप्स हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको बता दिया डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी डिफ़ॉल्ट को उठाएगा। उसके बाद हमारे पास DB ग्रुप के बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड रिटर्न टाइप एरे। मतलब जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड को फेच करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और वो हमें रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा तो उसका जो रिटर्न का फॉर्मेट होगा वो एरे की फॉर्मेट में होगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं और इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। तो इसको यहाँ से कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, इधर ही रहने दें। उसके बाद है प्रोटेक्टेड यूज़ सॉफ्ट डिलीट्स। सॉफ्ट डिलीट्स का मतलब है कि जब आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो वो टेबल में से रिमूव नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर एक फील्ड ऐड होगी डिलीटेड ऐड के नाम से, और उसमें अगर वो नल होगा तो उस फील्ड में अगर नल वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि वो डिलीट नहीं है, टेबल डिलीटेड नहीं है रो, बल्कि वो अवेलेबल है। अगर उसके अंदर कोई भी डेट लिखी हुई तो उसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड डिलीटेड रिकॉर्ड तस्वर किया जाएगा। तो अभी हम इसको फॉल्स ही रहने देते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर मॉडल्स में अगर देखें तो मैंने डिलीटेड ऐड को यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर। फिर उसके बाद है हमारे पास अलाउड फील्ड। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
अलाउ फील्ड्स क्या करता है, यहाँ पर इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखे हुए हैं कि एन एरे ऑफ फील्ड्स नेम्स दैट आर अलाउड टू बी सेट इन द यूजर इन इंसर्ट एंड अपडेट। मतलब हमारे पास जो यूज़र मॉडल है, ये जो यूज़र है, इसके अंदर हमारे पास आईडी है, यूज़र नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि इनमें से कोई सी भी फील्ड हम इंसर्ट कर सकें विद इंसर्ट एंड अपडेट मेथड। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ यूज़र नेम, उसके बाद जो नेक्स्ट है हम इसको इंसर्ट करेंगे वो है ईमेल, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पासवर्ड। मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं ये यूज़र खुद उसको देगा। बाकी जो फील्ड्स हैं, आईडी फील्ड है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसलिए हमें उसको इंसर्ट करने की से इंसर्ट या अपडेट के साथ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और डिलीटेड एट है, इनको भी हम इंसर्ट करेंगे, लेकिन हम इंसर्ट मेथड के थ्रू या अपडेट मेथड के थ्रू नहीं करेंगे, बल्कि ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होंगी। तो इसके लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो है यूज़ टाइम स्टैम्प्स। तो यूज़ टाइम स्टैम्प को मैं ट्रू कर दूंगा। तो इफ़ ट्रू विल सेट क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट वैल्यूज़ ड्यूरिंग इंसर्ट एंड अपडेट रूटीन्स। मतलब अगर मैं इस सिंपल प्रॉपर्टी को ट्रू कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ पर ट्रू कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अब ये जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट फील्ड्स मैंने क्रिएट की हैं, ये वाली और ये वाली, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगी डेटाबेस टेबल के अंदर। हमें उसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विद कमांड। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे तो डेट फॉर्मेट। तो हमारे पास 3 डेट फॉर्मेट हैं, डेट टाइम, डेट और इंट। तो चूंकि मैं टाइम स्टैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसी प्रोटेक्टेड डेट फॉर्मेट को रहने देता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी नहीं करता, इधर ही से ये यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है क्रिएटेड, प्रोटेक्टेड क्रिएटेड फील्ड इज इक्वल टू क्रिएटेड एट। ये वो फील्ड है जो हम इंसर्ट करते हुए अपडेट करते हैं, ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है, जो मॉडल है खुद बहुत इंसर्ट करता है। अब यहाँ पर उसने बताया कि क्रिएटेड फील्ड का नाम है क्रिएटेड एट। मैंने भी जो इसका नाम रखा है फील्ड का वो क्रिएटेड एट है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ अगर ना करूँ तो मुझे कोई इशू नहीं। यूज़ जो हमने किया है ये टाइम स्टैम्प्स, ये ऑटोमेटिकली इस क्रिएटेड एट फील्ड को उठा लेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्रिएटेड एट की बजाय क्रिएटेड डेट लिखा हुआ है या अपडेटेड एट की बजाय अपडेटेड डेट लिखा हुआ है, देन ये डिफरेंट है क्रिएटेड एट से, तो मुझे फिर इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करके यहाँ पर उसको बताऊंगा कि वो वाली फील्ड जो है जो मैंने यूज़ टाइम स्टैम्प ट्रू की है वो क्रिएटेड एट नहीं बल्कि क्रिएटेड डेट है। अब चूंकि वो क्रिएटेड एट ही है, अपडेटेड एट ही है, तो मुझे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अपडेटेड एट है। इसी तरीके से यहाँ पर है प्रोटेक्टेड टेम्प यूज़ सॉफ्ट डिलीट। हम सॉफ्ट डिलीट्स को भी यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है तो प्रोटेक्टेड डिलीटेड फील्ड को भी हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ डिलीटेड एट को, लेकिन इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्प रिटर्न टाइप। टेम्प रिटर्न का मतलब है कि टेम्पररी तौर पर आप डाटा को जो रिटर्न करना चाह रहे हैं वो किसी और फॉर्मेट में रिटर्न करना चाह रहे हैं। जो परमानेंट है वो आप रिटर्न टाइप में रखते हैं, और जो टेम्प रिटर्न है वो टेम्पररी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप API के ज़रिए डाटा रिटर्न करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट रिटर्न करना चाह रहे हैं, और जो नॉर्मल व्यूज़ के थ्रू है वो डिफरेंट डाटा है, तो उसमें आप टेम्प रिटर्न टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने का तरीका यूज्ड बाय एज एरे एंड एज ऑब्जेक्ट, कि आप उसके अंदर जब अपने क्यूरी रन करेंगे उसके अंदर एज एरे यूज़ करेंगे या एज ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। ये दोनों मेथड यहाँ पर क्रिएटेड हैं, तो इसको जब आप यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। इसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्टेड फील्ड्स इज इक्वल टू ट्रू। सो ये हमारे पास है वेदर वी शुड लिमिट फील्ड्स इन द इंसर्ट एंड अपडेट टू दोज अवेलेबल इन द अलाउड फील्ड और नॉट। अब अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड फील्ड्स को फॉल्स कर देता हूं तो फिर इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, फिर अलाउड फील्ड का यूज़ करने का कोई एडवांटेज नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फील्ड्स ट्रू होता है, तो मैं भी इसको ट्रू ही रहने दूंगा। इसके बाद है प्रोटेक्टेड DB, तो डाटाबेस कनेक्शन। तो अगर आपका डाटाबेस कनेक्शन डिफरेंट है तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बिल्डर है, तो वो बिल्ट इन बिल्डर को यूज़ करेगा, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वैलिडेशन रूल्स एंड वैलिडेशन मैसेजेस। इसको मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
लेकिन चूंकि अभी हम फॉर्म वैलिडेशन पे बात नहीं कर रहे और वैलिडेशन मैसेजेस पे बात नहीं कर रहे, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमने दोनों एज इट इज़ कॉपी कर दिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है प्रोटेक्टेड स्किप वैलिडेशन इज इक्वल टू फॉल्स। सो स्किप द मॉडल वैलिडेशन यूज इन कंजक्शन विद स्किप वैलिडेशन टू स्किप डाटा वैलिडेशन फॉर एनी फ्यूचर कॉल्स। तो ये इसका यूज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, तो हम भी इसको फॉल्स ही रहने देंगे। सो क्लीन वैलिडेशन रूल्स, ये ट्रू है, इसको ट्रू ही रहने देंगे। प्रोटेक्टेड वैलिडेशन, ये इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसके बाद है प्रोटेक्टेड बिफोर इंसर्ट, कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो उससे पहले कोई अगर आप फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहें, कॉल बैक फंक्शन, तो वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे इंटरमीडिएट और एडवांस यूज़र के लिए है, तो फ़िलहाल आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो बेसिक मॉडल के लिए यही रिक्वायरमेंट है। हमें टेबल नेम चाहिए, हमें उसके डिफ़ॉल्ट डीबी ग्रुप चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस डिफ़ॉल्ट को उठाएगा। फिर हमें अलाउड फील्ड्स चाहिए। फिर उसके बाद यूज़ टाइम स्टैम्प ट्रू चाहिए। फिर वैलिडेशन रूल्स और वैलिडेशन मैसेजेस को हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो अब मैं इन्हीं फील्ड्स को सारे डाटा को कॉपी करता हूँ, सारी फाइल को कॉपी करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा पोस्ट्स मॉडल डॉट PHP के नाम से, और इसको सेव कर दूँगा। आप इसको पोस्ट मॉडल भी कह सकते हैं, पोस्ट्स मॉडल भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। सो पोस्ट मॉडल, लेकिन मेक श्योर कीजिए इसका क्लास नेम और फाइल नेम जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम पोस्ट्स दे देंगे, और डीबी ग्रुप डिफ़ॉल्ट है। तो अब यहाँ पर चेंज करना है हमें अलाउड फील्ड्स को। तो पोस्ट के अंदर जो अलाउड फील्ड है वो टाइटल है, कंटेंट है, थंबनेल है, कैटेगरी आईडी है। सो ये 4 फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल, उसके बाद है कंटेंट, मतलब बॉडी उसकी पोस्ट की। उसके कंटेंट के बाद है हमारे पास थंबनेल, और उसके बाद है कैटेगरी आईडी। तो ये हम पास करेंगे अलाउड फील्ड्स के अंदर, और उसके अलावा बाकी सेम चीज़ें रहेंगी। इसको कोई और चीज़ चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बन गया पोस्ट मॉडल। इसके बाद कैटेगरी मॉडल क्रिएट करेंगे। सो इसको मैं नाम दूंगा कैटेगरीज मॉडल, या इसको कैटेगरी मॉडल ही कह लेते हैं। इट इज़ अगेन ऑल अप टू यू। और इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ कैटेगरी मॉडल। और इसमें हमारे पास आई थिंक कैटेगरी मॉडल के अंदर ये कैटेगरी मॉडल है, पोस्ट मॉडल है ये। और कैटेगरी मॉडल्स के अंदर हमारे पास है टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स इट। सो इसमें हमारे पास 2 ही हैं, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा, और यहाँ पर नेम भी हमने चेंज करना है, कैटेगरी इस कैटेगरीज, आई थिंक कैटेगरीज। तो यही नाम आपने देना है कैटेगरीज मॉडल के अंदर भी, कैटेगरीज। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब लास्ट हमने क्रिएट करना है प्रोफाइल मॉडल डॉट PHP। इसको भी सेव कर लेते हैं, और हम कैटेगरी मॉडल से, यूज़र मॉडल से इसको कॉपी करके और प्रोफाइल मॉडल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, और इसको कहते हैं ये प्रोफाइल मॉडल हो गया। और इसके बाद प्रोफाइल्स वाले टेबल्स को यूज़ कर लो। और इसके अंदर हमारे पास है यूज़र आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सिटी, स्टेट और कंट्री है। तो ये फील्ड्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूज़र आईडी, ये इंसर्ट करनी होती है हमें। उसके बाद क्या है, कौन सी फील्ड है, यूज़र आईडी के बाद है नेम है, एड्रेस है। सो नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड नहीं की, वो थी उसका पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर। तो वो भी हम नेक्स्ट ही इसको ऐड करेंगे, एक और माइग्रेशन क्रिएट करके। तो फिलहाल मैं इसको इतना ही रखता हूँ। यूज़र आईडी होगी, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी, स्टेट, कंट्री, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री हो गया। तो ये हमने सक्सेसफुली अपने 4 मॉडल्स क्रिएट कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मॉडल्स क्रिएट करने का तरीका इन कोड इग्नाइटर 4।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इन मॉडल्स को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ताकि हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।